वेलकम फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में C4 साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं C2 साइकिल। अब जो C2 साइकिल होता है वो कौन से प्लांट्स में पाया जाता है? C3 प्लांट्स में। ये जो C2 साइकिल होता है वो C3 प्लांट्स में एक तरह से कमी होती है उनकी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो रुक जाती है और उसकी जगह पर C2 साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो C2 साइकिल होता है वो C3 प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। उसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाती है या बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो ये एक तरह से जो C2 साइकिल है वो C3 प्लांट्स के लिए ख़राब होता है, वेस्टफुल प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर होता क्या है C3 प्लांट्स में? अब आपने C3 साइकिल में पढ़ा होगा कि जो रूबिस्को एंजाइम होता है उसकी डुअल नेचर होती है। वो ऑक्सीजनेस की तरह भी काम करता है और कार्बोक्सिलेज भी की तरह भी काम करता है, यानी वो CO2 को भी ऐड कर सकता है RUBP से और O2 को भी ऐड कर सकता है। अब C2 साइकिल में होता क्या है इसको देखते हैं। जो रूबिस्को होता है उसकी ड्यूल नेचर होती है, तो जब RUBP से ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या बनता है? इसमें कौन सा एंजाइम काम आएगा? रूबिस्को। यहाँ पर जो रूबिस्को है वो किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सीजनेस की तरह, ऑक्सीजनेस एंजाइम की तरह काम कर रहा है। तो जब RUBP से ऑक्सीजन जुड़ेगी तो इससे क्या बनेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3PGA बनेगा। तो जब वो ऑक्सीजन RUBP से बनती है तो रूबिस्को ऑक्सीजनेस की तरह काम करता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और इसके अलावा 3PGA बनता है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो एक साइकिल के थ्रू जाता है और फिर उस साइकिल में अगेन जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है उससे क्या बनेगा? 3PGA बनेगा। तो जब फॉस्फोग्लाइकोलेट से 3PGA बनता है तो उसमें ATP कंज्यूम होती है, ATP काम आती है। तो इस तरह से जो C2 साइकिल है वो क्या है? यानी वेस्टफुल है, ठीक है, वेस्ट प्रोसेस है। यहाँ पर ATP का कंजम्पशन हो रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो RUBP होता है वो CO2 को ऐड करता है, रूबिस्को एंजाइम RUBP से CO2 को ऐड करता है। यहाँ पर जो रूबिस्को एंजाइम है वो किसकी तरह काम करता है? कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है। और नॉर्मली हमारा क्या बनता है? PGA बनता है। और PGA किस में रन करता है फिर? C3 या केल्विन साइकिल में। और यहाँ पर ये जो PGA है ये भी केल्विन साइकिल में रन करेगा फिर बाद में। तो इस तरह से जो जब RUBP से O2 जुड़ती है तो वो लंबी प्रोसेस हो जाती है, उसमें ATP कंज्यूम होती है। और नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस होता है या कार्बन जो CO2 फिक्सेशन होता है उसमें जल्दी ही अपना जो CO2 है वो फिक्स हो जाती है और उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो C2 साइकिल है वो प्लांट्स के लिए क्या है? वेस्टफुल प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस है इसमें जो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टॉप हो जाता है और उसकी जगह कौन सा साइकिल स्टार्ट हो जाता है? C2 साइकिल। कौन सी कंडीशन में होता है C2 साइकिल? जब इसके लिए कंडीशंस क्या हैं C2 साइकिल के लिए? एक तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर होता है तो उस समय कौन सा साइकिल स्टार्ट होता है C3 प्लांट्स में? C2 साइकिल। और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, यानी हाई O2 होगी एनवायरनमेंट में, ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, तब भी ये क्या होगा? C2 साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो C2 साइकिल है वो कहाँ पर होता है? इसमें 3 ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, उन ऑर्गेनेल्स में ये C2 साइकिल होता है पूरा। तो किस किस में होता है ये? अकर्स इन, एक तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्लोरोप्लास्ट, और पेरोक्सिसोम में,
पेरोक्सिसोम में और किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रियन में, माइटोकॉन्ड्रियन में। तो इन जो 3 सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें साइकिल रन करेगा साथ, पहले क्लोरोप्लास्ट में, फिर उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो पेरोक्सिसोम में जाएगा, और पेरोक्सिसोम में जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में या माइटोकॉन्ड्रियन में जाएगा, और फिर अगेन ये जो प्रोडक्ट है माइटोकॉन्ड्रियन में जो बनाया है वो पेरोक्सिसोम में आएगा और फिर क्लोरोप्लास्ट में आएगा, और क्लोरोप्लास्ट में आकर किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट 3-PGA का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से ये साइकिल पूरा होता है यहाँ पर। अब इस साइकिल को हम डिटेल में देखते हैं। अब C2 साइकिल को समझते हैं। C2 साइकिल जो होता है वो 3 सेल ऑर्गेनेल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, फिर उसके बाद पेरोक्सिसोम में, और फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियन में। ये माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया एक ही बात है यहाँ पर। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जो RBP होता है वो ऑक्सीजन से अटैच होगा, और किसकी प्रेजेंस में, रूबिस्को। यहाँ पर जो रूबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। हमने यहाँ पर RBP के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो जब RBP से ऑक्सीजन अटैच होती है तो उससे क्या बनता है, एक तो 3-PGA बनता है, 3-PGA बनता है। 3-PGA के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और इसके अलावा फोस्फोग्लाइकोलेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। RBP यहाँ पर 5 कार्बन का होता है, और फोस्फोग्लाइकोलेट जो होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 4 कार्बन, और 3-PGA 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो टोटल कितने हो गए, 6 और प्लस 4 कार्बन कितने हो गए, 10। तो ये यहाँ पर हमारा बराबर हो गया। अब ये जो 3-PGA है वो किस में रन करता है, फिर केल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में ये रन कर जाएगा। अब जो फोस्फोग्लाइकोलेट है यहाँ पर वो किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करता है। जब फोस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, और इसमें कौन सा एंजाइम काम आता है, फोस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज, फोस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज एंजाइम इसमें काम आता है। अब ये जो ग्लाइकोलेट है वो पेरोक्सिसोम में एंटर करता है, और एंटर करके ग्लाइकोलेट से क्या बनता है, ग्लाइकोक्सिलेट। ये ग्लाइकोलेट क्या बनाएगा, ग्लाइकोक्सिलेट बनाता है। तो जब ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोक्सिलेट बनता है तो उस समय इस प्रोसेस में जो O2 होता है उससे क्या बनता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम काम आता है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ये एंजाइम ग्लाइकोलेट को ग्लाइकोक्सिलेट में कन्वर्ट करता है। अब जो ग्लाइकोक्सिलेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ग्लाइकोक्सिलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है तो उसमें ग्लाइकोक्सिलेट में अमीनो ग्रुप ऐड होता है, तो ग्लाइसिन बनता है। ग्लाइसिन यहाँ पर क्या है, हमारा सिंपल एमिनो एसिड होता है। ये सिंपल क्या है, सिंपल एमिनो एसिड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये जो ग्लाइसिन है वो माइटोकॉन्ड्रियन में एंटर करेगा। ये जो ग्लाइसिन है फिर इस ग्लाइसिन से किसका फॉर्मेशन होगा, सेराइन का फॉर्मेशन होगा। तो जब ग्लाइसिन से सेराइन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ग्लाइसिन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लाइसिन से हाइड्रोजन रिलीज होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है वो किसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, NAD+ से। और NAD+ किसका फॉर्मेशन करेगा,
NADH2 का फॉर्मेशन करेगा। अब जब ग्लाइसिन से सीराइन बनता है तो उसमें और क्या रिलीज़ होते हैं इस प्रोसेस में? एक अमोनिया गैस रिलीज़ होती है और एक CO2 गैस रिलीज़ होती है। और इस समय कौन सा एंजाइम काम आता है? ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज ग्लाइसिन को सीराइन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर जो C2 साइकिल है उसको हम फोटो रेस्पिरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें CO2 गैस रिलीज़ होती है। हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर भी CO2 गैस रिलीज़ होती है, तो इसलिए उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये फोटो रेस्पिरेशन को रेस्पिरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें भी CO2 गैस रिलीज़ हो रही है। अब जो सीराइन है वो अगेन वापस किस में एंटर करेगा? पेरोक्सीसोम में। और सीराइन से क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी पाइरूवेट बनेगा। जब सीराइन से हाइड्रोक्सी पाइरूवेट बनता है तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? सीराइन ग्लाइकोलेट अमीनो ट्रांसफरेज ये एंजाइम इसमें यूज़ होता है। अब हाइड्रोक्सी पाइरूवेट से अगेन फिर कौन सा कंपाउंड बनता है? ग्लिसरेट। ग्लिसरेट में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट रिडक्टेज। यानी जो पाइरूवेट है उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। तो जब रिडक्शन होगा तो पाइरूवेट में क्या ऐड हो जाएंगे? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स किसके द्वारा दिए जाएंगे? यहाँ पर NADH2 के द्वारा। और ये NADH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ग्लिसरेट है वो किस में एंटर करेगा? क्लोरोप्लास्ट में एंटर करेगा। और ग्लिसरेट से क्या बनेगा? 3PGA का मॉलिक्यूल बन जाएगा। 3PGA का क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। इधर बना देता हूँ मैं। तो जब ग्लिसरेट से 3PGA बनता है तो उसमें ATP का यूज़ होता है। ATP कंज्यूम होती है और ये ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो किस में ऐड हो जाएगा? ग्लिसरेट में। और ग्लिसरेट में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा तो उससे क्या बनेगा? 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा यहाँ पर। और ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो किस में एंटर कर जाएगा? C3 साइकिल में। अब यहाँ पर जो सीराइन है वो कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का कंपाउंड है। और फिर इसके बाद में ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पर एक कार्बन कहाँ निकला है? CO2 में। CO2 में अपना एक कार्बन रिलीज़ हो गया बाहर। और ग्लाइसिन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास? 2 मॉलिक्यूल्स। और ग्लाइकोजिलेट के भी 2 मोल हैं अपने पास, 2 मॉलिक्यूल्स, यानी 4 कार्बन है। उधर भी 4 कार्बन है अपने पास। और ग्लाइकोलेट में भी इसके भी कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। ये भी 4 कार्बन हो गए इसमें भी टोटल। तो अब ये जो प्रोसेस हो रही है वो वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें यहाँ पर ATP का यूज़ हो रहा है। तो जो नॉर्मल हमारा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें कि CO2 RUBP से ऐड होती है वो यहाँ पर नहीं होती है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें ATP कंज्यूम होती है। तो हमने प्लांट्स में जो भी लाइट रिएक्शन में जो भी ATP बनती है वो फोटो रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाती है
तो इस तरह से प्लांट्स के लिए हार्मफुल प्रोसेस होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है, लेक्चर समझ में आया है, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।